नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस में आपका स्वागत करती हूँ। और हमने कल पढ़ा था कि शब्द के भेद कितने थे। शब्द के भेद हमने बताए थे चार कौन कौन से थे? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमने देखा था स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। इसके हमने 5 भेद बताए थे आपको। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, या विदेशज, और 5वां था संकर। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं तत्सम और तद्भव की। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इसके शब्द। और अब आप देखना कि भाई तत्सम और तद्भव। अब तत्सम और तद्भव को जानने के लिए हम थोड़ा सा कुछ आपको पुरानी बातें जान लेते हैं कि ये तत्सम शब्द होते क्या है। संस्कृत तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के शब्द हैं। इनको अब चलती चलती सबसे पहले आ जाती है इसमें। सबसे पहले जो संस्कृत थी वो कैसी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत, वेदों के बारे में जानकारी मिलती है कि कोई कहता है कि ये ब्रह्मा जी ने, उनके मानस पुत्र थे 4, उनको उनके द्वारा बनाए गए वेद थे। कोई कहता है कि जब श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो उन्होंने बनाए। और कुछ कहते हैं कि श्री वेद व्यास जी ने इनका वर्गीकरण किया, क्योंकि वेद 4 नहीं थे, वेद केवल एक ही था, उन्होंने इनका वर्गीकरण किया। तो अब ये हमें इतना समझना है कि ये सबसे पहले कैसी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत थी। कैसी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत थी। उसके बाद आपकी आ जाती है लौकिक। लौकिक क्योंकि वैदिक संस्कृति जो है वो नियम कानूनों में बंध जाने की वजह से आम जनता के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए उसमें लौकिक यानी लोगों के द्वारा बनाई गई संस्कृत आ गई, लौकिक। लेकिन अब फिर क्या है कि अब इसको भी परेशानी होगी, ये भी थोड़ी मुश्किल हो गई, इसको भी लोगों में परेशानी आने लगी। फिर पाली भाषा का प्रयोग आ जाता है। पाली में आप देखते होंगे कि ज्यादातर महावीर और बुद्ध ने इनमें अपने जो प्रवचन दिए हैं पाली भाषा में दिए हैं। पाली भाषा में क्यों दिए? क्योंकि यह थोड़ी सी सरल संस्कृत थी और इसीलिए कि आम जनता तक उनके विचार पहुंच सके, इसलिए इन्होंने जो है वो पाली भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने फिर प्राकृत भाषा का प्रयोग भी किया है, इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद फिर आ जाती है अपभ्रंश। उसके बाद क्या आ जाती है? अपभ्रंश भाषा। इसको समझना बहुत जरूरी है। अपभ्रंश, अब अपभ्रंश का मतलब क्या हो जाता है कि भ्रष्ट भाषा, जिसको हम कह सकते हैं कि भ्रष्ट भाषा। भ्रष्ट भाषा का मतलब क्या है कि भाई कुछ वैदिक संस्कृति के हैं इसमें शब्द, कुछ लौकिक के हैं, कुछ पाली के हैं, कुछ प्राकृत के हैं, कुछ अपभ्रंश के हैं। मतलब इस प्रकार से ये क्या कहलाती है कि सबका मिक्सचर है, ये इन सभी भाषाओं का मिक्सचर है। और ये भ्रष्ट भाषा के नाम से भी हम इनको जानते हैं। फिर इसकी 5 भाषाएं आ जाती है। शोर श्रेणी से ही, अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास होता है। इसमें शोर श्रेणी मुख्य रूप से आती है, इसके बाद इनका हिंदी में हिंदी भाषा का विकास होता है। अब हम चलते हैं तत्सम शब्द की ओर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैदिक संस्कृति क्या है। वैदिक संस्कृत जो है वो स्टार्टिंग से वैदिक संस्कृत थी। उसके बाद लोगों के द्वारा आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली और प्राकृत, और फिर अपभ्रंश। उसके बाद ये 5 भाषाओं में विभाजित हुई और उसके बाद जो है वो हिंदी में इसका रूप आया। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है
कि तत्सम शब्द देखो होते क्या हैं, इसकी कुछ ट्रिक होनी चाहिए आपको कि जिससे आप आसानी से तत्सम और तद्भव शब्दों को समझ सके, तत्सम और तद्भव शब्दों को समझ सके। अब इनका अंतर कैसे करना है, अंतर बताएं। जो हमने पढ़े थे संयुक्ताक्षर, क्या पढ़े थे, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से थे, क्ष त्र ज्ञ श्र। जहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जहां पर इन अक्षरों इन वर्णों के द्वारा शब्द बनता है, इसको लिख सकते हैं कि जहां पर इन वर्णों के द्वारा शब्द बनता है या इन वर्णों का प्रयोग जहां पर होता है, बना गया शब्द हमेशा तत्सम होगा। ये 100% बात है। ये क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। इसकी एक बात याद रखना है बिल्कुल ही कि क्षेत्र ज्ञ और श्रेय इन शब्दों का जहां पर इस्तेमाल होगा वहां पर क्या होगा, तत्सम होगा। वहां पर क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। दूसरी बात आ जाती है आपकी री। री तो पहले से ही संस्कृत का शब्द है, ये जहां पर भी होगा वो क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। और इसमें कुछ र के प्रकार हैं, र रूप है, र के प्रकार हैं। क्या हैं, जैसे कार्य, कर्म और ट्रक। अब इसमें देखो आप ध्यान देना कि यहां पर जब ऊपर र लगता है, शब्द के ऊपर र लगाया जाता है, वर्ण अक्षर के ऊपर जब र लगता है, यह र मात्रा नहीं है। कुछ लोग इसको मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये मात्रा नहीं है। र जब ऊपर लगता है तो वो क्या होता है, आधा होता है। लेकिन जब र नीचे लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि क आधा और र पूरा, क आधा और र पूरा। यानी क में हलंत है और र क्या है, पूरा है, कर्म। क पूरा बोला जाएगा, आधा बोला जाएगा और र पूरा बोला जाएगा। ये ट्रक। अब जो भी घुंडी वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, ड ट ढ, इनमें हलंत ऐसे लगा देंगे, खाली ये हलंत है। लेकिन इसमें अगर र लगेंगे तो फिर ये ऐसे, यानी कैसे, वी के आकार का, उल्टी वी के आकार का आपको ये दिखाई देगा। अगर खाली आप इसमें ऐसे लगा देंगे, अगर ऐसे लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हलंत है। अब इसमें र तो लगा ही नहीं। ये र, अगर र तो हमें जैसे क्रम में हमने क्या लगाया, ऐसे लगाया, तो टर्म में भी ऐसे लगाए और इसको हलंत लगाया ऐसे, ठीक है, इसको हलंत है, ये आधा है। अब ये कार्य, कार्य का मतलब क्या था, काम, कारज, इसको इसका तद्भव क्रम, यानी लगातार। ट्रक, ट्रक तो उस समय शब्द ही नहीं था, ये तो पहले से ही मतलब यही शब्द थे। ट्रक का तो अभी जब तक ट्रक तो चलते ही नहीं थे, जब तक संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लिखी गई थी, तब तक तो ट्रकों का इस्तेमाल ही नहीं था। तो ये तो अब का शब्द है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जहां पर भी री और रे के प्रकार जहां पर आते हैं वो क्या होगा, हमेशा तत्सम शब्द होगा। वो क्या होगा, वो है हमेशा तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है कि वही आपका ड और ढ, ड और ढ, ड और ढ, ताड़नजात ध्वनियां भी कहते हैं इनको, गौण वर्ण भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये सब तो ये क्या है, जब यह होती है तो इनके प्रयोग से क्या बन जाता है, वहां जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन वर्णों का प्रयोग होगा, वहां पर तत्सम शब्द नहीं होगा, तत्सम शब्द नहीं होगा। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये, तत्सम शब्द नहीं होगा। मैंने बताया इसमें तो ये तो 100% है, ये तो क्या है, 100% है। लेकिन इसमें
हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर, अधिकतर, अधिकांशतः जो है वो तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं होगा, तत्सम शब्द नहीं होगा, सॉरी, तत्सम शब्द नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देख ले कि कुछ एक शब्द एक और ले लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार जो शब्द होते हैं, अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, उनका तद्भव शब्द, उनका क्या होगा, तद्भव शब्द जो है वो अनुनासिक होगा। तद्भव शब्द क्या होगा, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु वाला, और अनुस्वार क्या होता है, खाली बिंदु वाला। अब ये बिंदु अनुस्वार तो था, लेकिन अनुनासिक शब्द तो बाद में हिंदी वालों ने बनाए हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार। अनुस्वार पहले था, अनुनासिक बाद में हिंदी वालों ने बनाया। ये तीन वर्ण बनाए, कौन कौन से, अनुस्वार, ढ और ड, ये सारे बनाए तीन वर्ण ऐसे हैं जो बाद में विकसित हुए, हिंदी में बाद में विकसित हुए हैं। तो ये चीजें आपने देखी हैं। अब इसके बाद एक और चीज है कि भाई जो थोड़ा सा, जो बोलने में, जो बोलने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, जो थोड़ा सा मुश्किल लगे, वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी सी पहचान है, कैसे कि देखिए, संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्य, श्र, ये क्या होते हैं, जहां पर इनका इस्तेमाल होगा वो क्या होंगे, तत्सम शब्द ही होंगे। री, री तो वैसे ही हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं, री की मात्रा के जैसे धृत, क्या हो जाएगा, धृत। अब आजकल हम घी बोलते हैं, उस समय तो घी नहीं बोलते थे ना, उस समय धृत बोलते थे, तो ये ध्यान रखना। ऋषि, ऋचा, ये शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं और ऐसे ही रहेंगे। ये क्या है, इनको हमेशा प्रयोग किसमें होगा, तत्सम में होगा, यानी तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। ड और ढ, इनको क्या कहते हैं, ताड़नजात ध्वनियां भी कह देते हैं, इनको गौण वर्ण भी कह देते हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये जहां पर होंगी वो तत्सम शब्द नहीं होगा, ज्यादातर, हमेशा नहीं। ये आपको पढ़ने पर निर्भर करेगा, पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि ज्यादातर ये चीजें क्या हैं, ज्यादातर हमें मिलेंगे, लेकिन हमेशा नहीं। कोई एक आध केस में ऐसा हो सकता है जो ना हो, लेकिन ज्यादातर। ठीक है, और कभी कभी श और श, कभी कभी श और श का प्रयोग भी तत्सम शब्द में होता है। ठीक है, श और श कभी कभी किसमें होता है, तत्सम शब्द में ही आते हैं। अब हम तत्सम और तद्भव के आपके इन ट्रिक्स के आधार पर कुछ मैं शब्द लिखती हूं, वो आपको पता चलेंगे कि भाई क्या है और क्या नहीं। यानी तत्सम शब्द क्या कहते हैं, तत्, तत्सम, तत् क्या होता है, उसके समान, तत् सम, तत् मतलब उसके समान, उसके समान, और तद्भव, तद्भव, तत् उसके समान, सम, तत् सम, उसके समान, किसके समान, कि जो संस्कृत भाषा जो चली आ रही थी उसके समान, किसके समान, संस्कृत भाषा में। और तद्भव, उससे होना, और क्या आ जाएगा, उससे होना, किससे होना, तत्सम से तद्भव में होना। तत् मतलब उसके समान, तद्भव उससे होना, तद्भव उससे होना, यानी तत्सम, तत्सम उसके समान
और तद्भाव उससे होना, किससे होना, यानी तत्सम से तद्भाव में आना। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे कपोत, कबूतर, कुपुत्र, कपूत, अश्रु, आंसू, अक्षी, आँख, अन्न, अनाज, आश्चर्य, अचरज, अमृत, अमीय, अक्षर, अक्षर, पोष, मूषक, मूसा, मृत्यु, मौत, रात्रि, रात, रक्षा सूत्र, राखी, ताम्र, तांबा, मक्षिका, मुख्य, कुक्षी, कोक, कृषक, किसान, कूप, कुआं, प्रस्तर, ये आपने देखे बेटा तत्सम और तद्भाव। कपोत का कबूतर, कुपुत्र, कपूत, अश्रु। अब हमने बताया था क्या क्या था कि 100% क्या, क्ष, त्र, ज्य और श्र। ठीक है। अब ये देखिए आया अश्रु और आंसू। अब हमने क्या बताया था, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक, ये किस में है, तद्भव में। तो ये ट्रिक सही है कि अश्रु श्रेय वाला तत्सम में है और आशु किस में है, तद्भव में। अक्षी क्षय किस में है, हमने बताया था क्षय किस में होगा, तत्सम में होगा। आंख चंद्र बिंदु, अन्न अनाज, आश्चर्य शय और श बताया था, तो श इसमें किस में है, तत्सम में है। अचरज अमृत री वाला भी आपको बताया था कि री जो है वो हमेशा किस में होगा, तत्सम में आएगी। री की मात्रा, क्योंकि री जो शब्द है वो हमेशा से ही संस्कृत में प्रयोग किया जाता रहा है या रहता है। ठीक है। अमृत अम्य, अक्षर क्षय, देखिए आया संयुक्त अक्षर का अक्षर। पोष पूस,
पोश पोश की रात की कहानी आपने सुनी भी होगी, किसकी, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, और ये बहुत बेचारे उसको नींद आ जाती है और पूरी उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। ज्यादातर ऐसे मूषक श आ गया, ध्यान से देखा हमने जो ट्रिक में लिखा था वो श आया, तो किससे बना, श भी इसमें किसमें है, तत्सम में है। मृत्यु मृत्यु, री आया, रात्रि त्रय वाला रात, रक्षसूत्र क्ष, ताम्र र, मक्षिका क्ष फिर आया, कुक्षी कृषक री फिर आया, कूप प्रस्तर, ये प्र र के प्रकार आए के नीचे र के प्रकार आए। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल इनके आपको हमारा पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, आप उसको देखना। ऐसे इसके बहुत सारे हैं, केवल आप जो है वो ध्यान से देखें इन चीजों को, खाली एग्जाम्पल बताने से कुछ नहीं हो। मैं कितने बता दूंगी, 20, 25, 50, 100, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं, उनको कैसे याद करना है। याद करने से अच्छा है कि उन चीजों को समझो कि कैसे, कि ज्यादातर हमने संयुक्ताक्षर देखे कि संयुक्ताक्षर जो वर्ण थे हमारे पास, जब हमने वर्णों की क्लास में पढ़ा था, जो संयुक्ताक्षर वर्ण थे वो क्या थे, ज्यादातर नहीं 100% किस में आते हैं, तत्सम शब्द में आते हैं। फिर री का प्रयोग भी ज्यादातर जो है वो किस में आता है, किस में आता है, तत्सम में आता है। और श और स किस में आता है, 21 वाला श और षटकोण वाला श, ये किस में आता है, तत्सम शब्दों में आता है। अब अनुस्वार का अगर हम कहें कि भाई उसमें अनुस्वार शब्द जो है वो अनुस्वार क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, अनुनासिक होगा। हमने बताया आपको कि 3 वर्ण जो है वो हिंदी वालों ने बाद में बनाए, कौन से, अनुनासिक, ड और ढ, ठीक है, ये शब्द आपको बनाए। अब ये आपके तत्सम और तद्भव हो गए हैं। उसके बाद आपका तीसरा था देशज, देशज यानी देश प्लस ज, देश और ज, यानी देश में ही, इसको हम अगर इसकी हिंदी करेंगे कि देश में ही जन्म लेने वाला, क्या होगा कि देश में ही जन्म लेने वाला, यानी वे अक्षर, वे शब्द जो हमें अपनी देश में ही मिलते हैं। यानी कि हम छोटे छोटे देश से देखते हैं कि भाई हरियाणा वाले हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान वाले राजस्थानी बोलते हैं, हिमाचल वाले हिमाचली बोलते हैं। अगर वह सभी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्या है, हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ ऐसे लोकल जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग कई बार कर दिए भी जाते हैं और कई बार नहीं भी हुए। क्षेत्रीय भाषाओं या आंचलिक प्रभाव के कारण वे शब्द जो आंचलिक भाषाओं से लिए गए हैं, वे शब्द क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। जैसे क्या है, लोटा, अब लोटा कोई हिंदी का शब्द नहीं है, गड़बड़, खाट, ठीक है, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या हैं, देशज हैं। देशज मतलब अपने ही देश में जन्म लेने वाले, अपने ही देश में जन्म लेने वाले, यानी कहीं पर भी, चाहे वो हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, जो अपनी लोकल भाषा बोली जाती है उनसे कुछ शब्दों का जन्म हुआ जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पगड़ी, इस प्रकार के शब्द ये क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। अब आपका चौथा था विदेशज, क्या था, विदेशी। अब ये क्या, देशी और ये विदेशी, वी यानी दूसरा, देश, विदेशी, अपने देश में जन्म ना ले करके कहीं और जन्म ले,
अपने देश में जन्म ना लेकर के कहीं और जन्म ले, वह क्या कहलाते हैं? विदेशी, विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशज। अब विदेशी शब्दों का हमारे जीवन में या हमारी हिंदी में कैसे जो है उनकी स्थापना हुई, कैसे वो शब्द हमारे पास आए? तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि भाई मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद जो है वो अंग्रेज आए, डच आए, यूरोपियन कंट्रियों ने हमारे ऊपर धावा बोला या युद्ध किया। उसके बाद वो हमारे साथ उन कंपनियों ने जो है वो व्यापारिक संबंध स्थापित किए। कुछ लोग जो है वो दूसरे देशों से आए थे, धर्म स्थापना के लिए आए थे, समाज की स्थापना के लिए कि भाई किस प्रकार से। तो हमारे इन शब्दों पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रभाव पड़े। जिन शब्दों को हम आज यों के यों हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, जैसे अब हम एक शब्द ले लेते हैं कि रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अगर हम हिंदी में बोले कि लोह पथगामिनी आवत जावत स्थान, तो यह बहुत ही लंबा पड़ जाता है, इसलिए हिंदी वालों ने अपनी सुविधा के लिए इसको प्रयोग किया है। उसके बाद हम ले लेते हैं कि भाई कोई और क्रिकेट। अब क्रिकेट शब्द का ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बता देते हैं कि भाई क्रिकेट क्या है। यह भी विदेशी शब्द है, लेकिन इसको अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो क्या करेंगे? क्या होगा? लकड़पट्टम गोलगट्टम दे दनादन। अब इतना लंबा शब्द, ठीक है बेटा। क्या देखा आपने कि मैंने बताया आपको एक चीज के, मैंने बताया आपको शब्द बताया रेलवे स्टेशन का, मैंने बताया आपको क्रिकेट का। तो रेलवे स्टेशन के लिए भी मैंने बोला हिंदी का शब्द बहुत ही लंबा है, और इसका क्रिकेट का बोला। अब आप जैसे हॉस्पिटल का देख लेते हैं कि भाई अस्पताल, डॉक्टर का देख लेते हैं, क्या डॉक्टर को क्या कहेंगे कि चिकित्सक। बहुत लोग अब ऐसे तो भाई हमें चिकित्सक के पास जाना है, ऐसा बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाना है। फिर हम आप देख देते हैं कि भाई अगर आपको ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर को हिंदी में क्या कहते हैं। भाई कंडक्टर क्या होता है? संवाहक, और ड्राइवर होता है चालक। तो ऐसे शब्द जो हमारे जीवन में ऐसे उतर गए कि हमें यह तक नहीं पता कि भाई वो शब्द हिंदी के हैं भी या नहीं। क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब आपका आता है संकर शब्द। अब पांचवा है संकर। संकर क्या मतलब है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। यानी इसमें क्या है कि भाई दो भाषाएं भी हो सकती है और तीन भी भाषा हो सकती है। दो या दो से अधिक भाषाओं का मिश्रण क्या कहलाता है? संकर। जैसे छायादार, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। छायादार, अब ये दार जो है वो शब्द जो है वो फारसी का है। क्या है? फारसी का है। और छाया है संस्कृत। तो ये दो भाषाओं का मिश्रण क्या कहलाता है? संकर। अब हम देख लेते हैं रेलगाड़ी। गाड़ी क्या है? हिंदी। क्योंकि हम तो पहले से ही बोलते आए हैं कि भाई हमारे पुराने के गाड़ी, रथ गाड़ी, बैलगाड़ी, ये क्या थे? हिंदी का है गाड़ी। ठीक है। और रेल जो है, रेल शब्द क्या है? अंग्रेजी का है। रेल शब्द किसका है? अंग्रेजी का है। अब आप देखें सीलबंद।
यानी कोई भी चीज हम डिब्बा बंद पैकेट ले लेते हैं सील बंद के, भाई इसकी सील लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, सील बंद। अब बंद शब्द क्या है? फारसी है। बंद क्या है? फारसी है। और सील क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी है। तो ये थे आपके शंकर शब्द। अब इसमें आप और कितने ही जोड़ सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर इसके एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हर उसके भी एग्जाम्पल और ज़्यादा चाहिए हमें तो मुझे कमेंट करके बताएं। हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।